हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 17 के कराधान, उसका अर्थ, वर्गीकरण, सिद्धांत तथा लोकवित्त के स्तोत्र। तो ये है, इसमें चलिए देखते हैं कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 के लिए है। तो कराधान योग्यता के स्थान पर कराधान सामर्थ्य के मापदंड के आधार दिए हैं। किसने? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस काल में राजा के कोष बढ़ाने के उद्देश्य से कर लगाए जाते थे? प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतवर्ष में कर सिद्धांत पर आधारित है। लोच के सिद्धांत पर। भारत में कर सिद्धांत किस पर आधारित है? लोच के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर नीति एवं कारोपण, प्रोफेसर यानी कि प्रो नीति एवं करारोपण में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रो नीति एवं करारोपण में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? एक रूपता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर नागरिक द्वारा राज्य की सहायता के लिए दिए जाने वाला अंशदान है। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। सार्वजनिक आय का प्रमुख साधन क्या है? कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बतख को इस प्रकार, यानी बतख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम शोर मचाए। यह विचार किसके हैं? प्रोफेसर कोलबर्ट के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। करारोपण में न्यायशीलता सिद्धांत के मापन के आधार हैं। कौन है? उपयुक्त में से दोनों, भावात्मक और वस्तुनिष्ठ। आगे क्वेश्चन, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने? उपयुक्त दोनों, एजवर्थ ने, प्रोफेसर एजवर्थ मार्शल ने और कार्बर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में करारोपण के लिए किस दृष्टिकोण को व्यवहारिता की संज्ञा दी गई है? वस्तुनिष्ठ को। आगे क्वेश्चन, कर की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? कर की परिभाषा डी मैरिको ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला, यानी कि कर किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को किया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी लाभ की अपेक्षा के लिए जन साधारण के हितों के लिए किए गए व्यय को वहन करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? सेलिगमैन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के पोषण हेतु जहाँ तक संभव हो अपनी योग्यता के अनुभव के अंशदान करना चाहिए। परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर एडम स्मिथ की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। करारोपण में कोमलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। करारोपण में कोमलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्रोफेसर फिंडले सिराज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई कर प्रणाली न तो पूर्ण रूपेण अच्छी होती है और न ही पूर्ण रूपेण खराब कहा है। यह किसने कहा है? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने करारोपण के सिद्धांत दिए हैं। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया जाने वाला, कर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया जाने वाला धन का वह अनिवार्य अंशदान है जो कि सार्वजनिक शक्ति की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? वेस्टवल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया गया अनिवार्य योगदान है जिससे सरकार के वह सामान्य व्यय पूरे होते हैं जो विशेष लाभों के प्रसंग के बिना जन कल्याण के लिए किए जाते हैं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? फिंडले सिराज का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लगाया जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले करदाता को दी जाने वाली सेवाएं निश्चित नहीं होती है, न इससे किसी वैधानिक अपराध के लिए लगाया जाता है। यह मतलब किसका कथन है? डाल्टन का है। आगे क्वेश्चन, एक सर्वोच्च कर प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? एक सर्वोच्च कर प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है? उपयुक्त में से सभी। यह कथन किसका है? कर एक अनिवार्य योगदान है यद्यपि यह स्वेच्छा से दिया जा सकता है। बुचलर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कर की सामान्य विशेषता क्या है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कर का
यानी कि कर का सार करदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच की दूरी वस्तु के समान ली गई किसी वस्तु की स्पष्ट अनुपस्थिति। उपयुक्त कथन किसके हैं? टासिंग के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन कर की विशेषता नहीं है? कर लाभों की कीमत पर कम होते हैं। कर लाभों की कीमत पर कम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो इसका भी राइट आंसर डाल्टन होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देता है। तो गाइस, यदि हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करोड़ोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करोड़ोपण का मुख्य उद्देश्य उनमें से सभी, यानी उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन करोड़ोपण का लक्षण नहीं है? राष्ट्रीय आय में कमी, यह करारोपण का लक्ष्य नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि उपयुक्त कथन किसका है? एपी लर्नर का है। यह कथन किसका है? कोई भी विद्वान इतने स्पष्ट सिद्धांत देने में सफल नहीं हो सकता कि एडम स्मिथ ने दिए हैं। फिंडले सिराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एडम स्मिथ ने कर के कितने सिद्धांत दिए हैं? 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन एडम स्मिथ ने कर का सिद्धांत दिया है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हर राज्य की प्रजा को सरकार की सहायता के लिए जहां तक संभव हो अपना अंशदान अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिए, अर्थात उस आय के अनुपात में जिसका आनंद वे राज्य की साक्षरता से में प्राप्त करते हैं। एडम स्मिथ, यानी यह कथन एडम स्मिथ का है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिश्चितता के सिद्धांत में करदाता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त में से सभी। यह विचार किसका है? निश्चितता मूलभूत रूप से महत्वपूर्ण वस्तु जिसके अभाव में समानता के सारे दावे खोखले होकर रह जाते हैं। कथन किसका है? हेडले का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुविधा के सिद्धांत पर यह कथन किसका है? डाल्टन का है। जीएसटी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रस्तावित परिषद का अध्यक्ष होगा? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कराधान के महत्व पर किसका विचार है? आज हम एडम स्मिथ द्वारा दिए गए सिद्धांत वित्त के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा व्यवहारिक वित्त पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। कथन किसका है? प्रोफेसर सिराज का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कराधान का अन्य सिद्धांत कौन है? उपयुक्त में से सभी। लोचलता का सिद्धांत, अविलंबता का नियम, तटस्थता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में कौन अच्छी कर व्यवस्था की आवश्यकता है? ए एंड बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक दृष्टि से वही कराधान व्यवस्था उत्तम है जिसके अधिकतम उत्तम तथा न्यूनतम खराब प्रभाव हो। कथन किसके हैं? डाल्टन के। और क्या दिया है? कराधान के सिद्धांत उत्पादकता पर आधारित होने चाहिए। कराधान से एकत्र होने वाला धन इतना पर्याप्त होना चाहिए कि सरकार अपना प्रशासन कुशलतापूर्वक चला सके। यह इतना पर्याप्त होना चाहिए कि लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटा सके। उपयुक्त कथन किसका है? वेस्टेबल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह विचार किसका है? लोगों द्वारा करों का भुगतान उनकी संपत्ति और पूंजी के अनुरूप किया जाना चाहिए। कथन किसका है? विलियम पेटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक राज्य की जनता को सरकार के राजस्व में यथासंभव योगदान देना चाहिए, अर्थात राज्य के संरक्षण से प्राप्त सुरक्षा के अनुसार कर देना चाहिए। यह विचार किसके हैं? एडम स्मिथ के हैं। करों को वर्गीकृत किया है। उपयुक्त सभी। करों को वर्गीकृत, यानी कि करों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्वच्छ, यानी कि स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित में कौन कर है? स्वरूप के आधार पर प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर निम्नलिखित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति के आधार पर करों का प्रकार निम्नलिखित में कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित में किन करों को नहीं रखा जाता है? प्रत्यक्ष कर को। मात्रा के आधार पर करों का वर्गीकरण किया गया है। मात्रा के आधार पर करों का वर्गीकरण एकल कर, बहुकल कर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तरीके के आधार पर कर का विभाजन है।
अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन तरीके के आधार पर कर के विभाजन में के अंतर्गत नहीं आता है? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो विधिगत रूप से जिस पर लगाए जाते हैं उसे ही उनका भुगतान करना पड़ता है, जबकि परोक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं परंतु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से दूसरे के द्वारा दोनों के मध्य हुए संविदा अथवा व्यापार के कारण भुगतान किए जाते हैं। यह कथन किसका है? प्रोफेसर डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्या है, निम्नलिखित में कौन कर एक दूसरे के व्यक्ति के स्थानांतरित होता है? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रत्यक्ष कर में होता है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, यानी कि कर देयता, कर बाध्यता। प्रत्यक्ष कर उसी से मांगा जाता है जो कि भुगतान करने की इच्छा रखता हो। यह कथन किसका है? प्रोफेसर जे.एस. मिल का है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो करदाता की आय को प्रभावित करते हैं। जब वह इस आय को प्राप्त करता है तब यानी कि परोक्ष कर व्यक्तिगत उपभोग और संपत्ति स्थानांतरण पर प्रभाव डालते हैं। परोक्ष कर उपभोक्ता की आय को उस समय प्रभावित करते हैं जब वस्तुएं खरीदने जाता है। उपयुक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? डी मैक्रो का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर के लाभ हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर के गुण नहीं है? समानता में कमी। प्रत्यक्ष कर के अवगुण कौन कौन से हैं? उपयुक्त में से सभी प्रत्यक्ष कर के अवगुण हैं। लोकप्रिय, अनिश्चितता, इसका क्षेत्र सीमित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरणीय गुण हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में किन आधारों पर अंतर कर सकते हैं? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में किन आधारों पर अंतर कर सकते हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन अनुपातिक कर प्रणाली की विशेषता है? उपयुक्त में से सभी अनुपातिक कर प्रणाली की विशेषता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, डी मार्को के सिद्धांत का दोष क्या है? उपयुक्त में से सभी। आय अनुपात कर, अनुपातिक आय कर, लाभ सिद्धांत का दोष। निम्नलिखित में एक कर के पक्ष में तर्क है। निम्नलिखित में एक कर यानी कि एक कर के पक्ष में कौन सा तर्क है? उपयुक्त में से सभी एक कर के पक्ष में तर्क हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में कौन एक कर के विपक्ष में तर्क सही है? उपयुक्त में से सभी एक कर के विपक्ष में तर्क सही हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कर के विपक्ष में तर्क सही नहीं है? इसमें लोच होती है। यह कथन क्या है? गलत है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? यदि मुझे किसी अच्छी कर प्रणाली को परिभाषित करना हो तो वह बहुत से बिंदुओं पर हल्का भार वहन करने वाला होगा, किसी एक बिंदु पर ज़्यादा नहीं। किसका है? प्रोफेसर आर्थर का। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुकर प्रणाली का लाभ है? उपयुक्त में से सभी बहुकर प्रणाली के लाभ हैं। सार्वजनिक आगमन को एडम स्मिथ ने कितने भागों में बांटा है? सार्वजनिक आगमन को एडम स्मिथ ने 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलिगमैन ने सार्वजनिक आय को कितने भागों में बांटा है? सेलिगमैन ने सार्वजनिक आय को 3 भागों में बांटा है। टेलर ने सार्वजनिक आय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। डाल्टन ने सार्वजनिक आगमन को कितने भागों में बांटा है? 12 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डाल्टन ने सार्वजनिक आगमन को कितने भागों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने सार्वजनिक आगमन को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक आगमन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 11 करों का कराधान, कपास और करदान क्षमता। तो चलिए आइए देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में कौन द्राविक के भार का प्रकार है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर भार की समस्या का विश्लेषण यह निर्धारित करता है कि कर का भुगतान कौन करता है। उपयुक्त कथन किसका है? फ्रिंडले सिराज का है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। करारोपण के करापात से अभिप्राय है भुगतान की अंतिम स्थिति। उपयुक्त कथन एडम स्मिथ का है। कर का भार उन लोगों पर होता है जो उसके प्रत्यक्ष मौद्रिक या द्रव्यिक भार को सहन करते हैं। यह कथन किसका है? डाल्टन का है। निम्नलिखित में किसने करापात की परिभाषा दी है? डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन करापात का प्रकार है? द्रव्यिक के भार और वास्तविक भार, ये क्या है? करापात के प्रकार हैं। यह कथन किसका है? करापात की धारणा करके अंतिम भार के स्थान की जानकारी से संबंधित है। मसग्रेव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लिखने का भी उसमें रहना चाहिए। निम्नलिखित में कौन मग्रसेव के अनुसार करापात का प्रकार है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है संकुचित अर्थ में सार्वजनिक आगमन वह है जिनसे प्राप्तियों को वसूलने के बाद लौटाया न जाए, जैसे। उपयुक्त में से सभी। कर व शुल्क, दंड व उपहार। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सार्वजनिक आगमन को माना है जनता से प्राप्त आय, सरकारी संपत्ति से आय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में प्रत्यक्ष कर हैं। उपयुक्त में से सभी क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। आय कर, मृत्यु कर, संपत्ति कर, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन है? उपभोग कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। निम्न में कौन गैर कर आगमन है? निम्न में कौन गैर कर आगमन है? उपयुक्त में से सभी। लोक आगमन के वर्गीकरण में आगमन के स्रोत वर्गीकृत हैं। कर आगमन, गैर कर आगमन। उपयुक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किसने कहा था? डी मार्को ने कहा था। प्रगतिशील कर को अन्यायपूर्ण किसने कहा है? जे एस मिल ने कहा है। कर एक अनिवार्य अंशदान है जो धन के रूप में लोगों से वसूल किया जाता है, जिसे राज्य के निवासियों को समान लाभ पहुंचाने हेतु व्यय किया जाता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर प्लेहन का है। आगे क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कर मुख्यतः कौन है? आयकर। प्रत्यक्ष कर आयकर है। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर। श्रीमती हिक्स ने करापात को कितने भागों में विभाजित किया है? श्रीमती हिक्स ने करापात को 2 भागों में विभाजित किया है। श्रीमती हिक्स के अनुसार करापात का प्रकार है औपचारिक करापात, प्रभावशाली करापात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन। रेल, डाक, टेलीफोन आदि सेवाओं के उपभोग के बदले में किया जाता है। रेल, डाक, टेलीफोन आदि सेवाओं के बदले उपयोग किया जाता है विशेष कर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कर की प्रमुख विशेषता है। उपयुक्त में से सभी कर की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 25, 26, ठीक है, 25, 26 और 27 वाला क्वेश्चन और 28 वाला क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। निम्नलिखित में कौन कराघात एवं करापात में अंतर? निम्नलिखित में कौन कराघात एवं करापात में अंतर है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन कर भार का महत्व है? ऑप्शन नंबर डी कर भार का महत्व है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन कर भार का दोष है? समाज में धन का समान वितरण। समाज में धन का समान वितरण यह कर भार का दोष है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है सरलता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर्नीटेज स्मिथ हैं। कोमलता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इनमें से कोई नहीं। एक रूपता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक रूपता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मित्री हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
आर्थिक दृष्टि से करारोपण की सर्वोच्च प्रणाली का वह है जिससे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे कम बुरे आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। कथन किसके हैं? डाल्टन के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक अच्छी कर प्रणाली में कौन सा गुण होना चाहिए? उपयुक्त में से सभी। करारोपण के सिद्धांत प्रतिपादक यानी कि प्रतिपादित किए हैं। करारोपण के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? एडम स्मिथ ने। यहाँ पर दिया गया है कर देय योग्यता के आधार पर करारोपण लगाने का समर्थन किसने किया है? श्रीमती उर्सुला हिक्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टेबल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। उपरोक्त में से दोनों वेस्टेबल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। उत्पादकता का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत। और यहाँ पर दिया है प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि करों से राज्य के कोषागार को होने वाली आय की प्राप्ति के अतिरिक्त करदाताओं की जेबों से कम रकम निकली जाए। यह कथन किसके हैं? एडम स्मिथ के हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 9 के करारोपण के प्रभाव, एक अच्छी कर प्रणाली के लक्षण। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है करारोपण के प्रभाव की शर्त क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। करारोपण के प्रभाव के शर्तें क्या हैं? उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है करारोपण आर्थिक संसाधनों को क्या प्रभावित करता है? उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के करारोपण के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। करारोपण उत्पादन स्तर को बताएं। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति की करारोपण प्रक्रिया उसकी आय के लिए मांग की लोच द्वारा नियंत्रित होती है। कथन किसके हैं? डाल्टन के। तो निम्नलिखित में यह कथन किसका है? पिगू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगामी कर व्यवस्था धन के वितरण को कैसा प्रोत्साहन कर देती है? असमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। करारोपण पूंजी निर्माण हेतु एक आवश्यक यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किस करारोपण के पक्षधर थे? न्यूनतम। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किस करारोपण के पक्षधर थे? न्यूनतम के। सरकार सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति हेतु करारोपण करती है। यह कथन किसका है? डाल्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन करारोपण का अन्य प्रभाव है? उपयुक्त में से सभी करारोपण के अन्य प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी कथन क्या हमारे सत्य हैं? ए बी सी तीनों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साधनों के स्थानांतरण का वर्गीकरण किस ढंग से किया जा सकता है? तो लाभप्रद स्थानांतरण, हानिकारक स्थानांतरण, साधनों को बचत की ओर मोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको पढ़ना है और इसका राइट आंसर 19वीं शताब्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अन्य बातें समान होते हुए एक कर प्रणाली किसी अन्य से बेहतर है यदि इसमें असमानता को रोकने की दृढ़ प्रवृत्ति हो। उपयुक्त कथन किसका है? डाल्टन का। आगे क्वेश्चन, वितरण पर प्रभाव करारोपण के कितने शीर्ष हैं? 2 हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक वित्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है? तो हमारे अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वित्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था में स्थापित बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करारोपण केवल लोगों के हाथों में क्रय शक्ति घटाने और उनके व्यय को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कथन किसका है? एपी लर्नर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, जो छात्र छात्राएं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी यानी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी बचत और निवेश के प्रोत्साहन के लिए तथा उपयुक्त साधनों की गतिशीलता के लिए नीति के एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विचार किसका है? जॉन एडलर का है। अधिकतर अल्प विकसित देशों में जहां उपभोग का स्तर नीचा होता है, उपभोग में अस्थायी कटौती भी भविष्य में विस्तृत उपभोग का कारण बनती है। यह कथन किसके हैं? जॉन एडलर के हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
आर्थिक दृष्टि से सर्वोच्च कर प्रणाली वह है जो समाज पर सबसे अच्छे या कम खराब आर्थिक प्रभाव डालती है। उपरोक्त कथन किसके हैं? प्रोफेसर लुटज के हैं। डॉक्टर डाल्टन ने करारोपण के प्रभावों को कितने विश्लेषित किया है? 4 में। डाल्टन के अनुसार का प्रभाव पड़ता है, यानी कि डॉक्टर डाल्टन के अनुसार का प्रभाव पड़ता है उपरोक्त में सभी पर। डॉक्टर डाल्टन के करारोपण के उत्पादन संबंधी प्रभावों को कितने भागों में वर्गीकृत करके विश्लेषित किया है? 3 भागों में। करारोपण व्यक्तिगत बचत एवं निवेश दोनों को निरुत्साहित करता है। उपरोक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? डाल्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिगामी कर व्यवस्था धन के वितरण को प्रोत्साहित करती है। कथन किसके हैं? असमान वितरण। धन का समान वितरण संभव है। प्रत्यक्ष करों से धन का समान वितरण संभव है। धनी वर्ग ऊंचे कर व गरीब वर्ग को करों से छूट किस व्यवस्था में दी गई है? प्रगतिशील कर व्यवस्था में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। करारोपण आर्थिक संसाधनों यानी कि करारोपण आर्थिक संसाधनों को क्यों प्रभावित करता है? उपयुक्त में से दोनों। संसाधनों का स्थानांतरण, संसाधनों का पुनः वितरण। करारोपण पूंजी निर्माण हेतु एक है आवश्यक यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन गैर कर साधन का स्वतंत्र नहीं है? तालाब सेवाएं, यह गैर कर साधन का स्रोत नहीं है। भारत में आयकर सबसे पहले कब आया? भारत में आयकर सबसे पहले कब आया? सन 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? विल्सन को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के आय का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के आय का स्रोत है? ए एंड बी दोनों। आय के कर साधन, आय के गैर कर साधन। कर साधन का स्रोत क्या है? उपयुक्त में से सभी। आयकर, मृत्यु कर, उपहार। निम्नलिखित में कौन कर का साधन नहीं है? मजदूरी। निम्नलिखित में कौन गैर कर साधन का स्रोत है? उपयुक्त में से सभी गैर कर साधन का स्रोत है। मुद्रा एवं टकसाल, डाकवतार, सामाजिक निर्माण कार्य। जब भारत में बजट पहली बार लागू हुआ उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वास्तविक आयकर अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1886 में वास्तविक आयकर अधिनियम पारित हुआ था। आधारभूत व्यवस्था आयकर अधिनियम कब बना था? सन 1961 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मृत्यु कर कब लागू किया गया था? सन 1953 में भारत में मृत्यु कर लागू किया गया था। भारत में मृत्यु कर कब समाप्त कर दिया गया? भारत में मृत्यु कर कब से समाप्त कर दिया गया? सन 1985 में। निम्नलिखित में कौन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? उपयुक्त में से सभी कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। भू राजस्व कर, पूंजी कर, मनोरंजन कर। निम्नलिखित में कौन कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाए जाते हैं? संपत्ति कर, यह राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। भारत सरकार की आय का प्रमुख साधन कौन है? आयकर। भारत सरकार की आय का प्रमुख साधन आयकर विभाग है। आगे क्वेश्चन, केंद्र सरकार की आय का प्रमुख साधन क्या है? निगम कर, सीमा शुल्क कर, संपत्ति कर। ये सभी क्या हैं? केंद्र सरकार आय की प्रमुख साधन है। निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है? जन्म कर। उपहार कर भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1958 से उपहार कर लागू किया गया था भारत में। उपहार कर किसके सुझाव पर भारत में लागू किया गया? उपहार कर किसके सुझाव पर भारत में लागू किया गया? निकोलस के सुझाव पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आय के अकर साधन हैं मुद्रा, टकसाल, डाकवतार, नागरिक प्रशासन। ये सभी का है आयकर के प्रमुख साधन हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
वर्तमान में उपहार दर कितने प्रतिशत है? 20%। आय के आयकर का साधन नहीं है, रेल एवं सड़क। निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार की प्रमुख मद है? उपयुक्त में से सभी। केंद्र सरकार राज्य को संकटकालीन अनुदान देती है। उपयुक्त में से सभी। चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सड़क निर्माण में। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय सरकार की मद नहीं है? राजनीतिक सेवाएं। स्थानीय सरकार व्यय करती है सफाई व्यवस्था पर। प्रांतीय सरकार के आय के साधनों में मुख्य साधन कौन सा है? उपरोक्त में से सभी है। स्थानीय सत्ता में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय सत्ता में सम्मिलित नहीं है। राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था में परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं? उपरोक्त दोनों तरह से, परिमाणात्मक यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक तरीके से। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से हो रहे हैं। स्थानीय सरकार के आय के साधन क्या हैं? इनमें से कोई नहीं। कृषि आय पर कर की व्यवस्था की गई थी राज्य सरकार के अधिकार में। कृषि आय पर कर की व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो को हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक। स्थानीय सरकार का कर है भवन कर। राज्य सरकारों की व्यय की मंदें हैं। उपरोक्त में से दोनों। शांति व्यवस्था, शिक्षा। राज्य अपने दायित्व के निर्वाह में धनराशि व्यय करते हैं। राज्य अपने दायित्व के निर्वाह में धनराशि व्यय करते हैं बड़ी मात्रा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत में निगमन कर लगता है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार को सर्वाधिक शुल्क राजस्व प्राप्त होता है सीमा शुल्क से। सबसे अधिक केंद्र सरकार को सीमा शुल्क से कर प्राप्त होता है। चंदे उपहार से आय किस प्रकार की आय है? चंदे उपहार से आय किस प्रकार की आय है? पशु शुल्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्रोत कौन है? गैर आयकर साधन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं कर आगमन और गैर कर आगमन। ये सभी क्या हैं? केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में आयकर का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1860 ईस्वी में। अभी हमने आपको जस्ट बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को देखकर आप अपने BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो अभी एक वीडियो और बनेगा जो कि वीडियो लास्ट रहेगा। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।